खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मानसून में आए बजट में अलवर के पेयजल प्रोजेक्ट के लिए हुई धन की बारिश। चंबल परियोजना पर 5,374 करोड़ और सिलिसिड से पानी लाने के लिए 23.5 करोड़ के हुए प्रावधान। वहीं मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई सामने। ATL के मुद्दा उठाने के बाद जयसमंद की पक्की नहर के लिए 40 करोड़ हुए मंजूर। पानी की बर्बादी रोक जयसमंद भरने में मिलेगी मदद। 8 साल पहले मृत वृद्ध के नाम पर फर्जीवाड़ा कर बेची जमीन। चांदोली गांव के परिवादी ने करवाई FIR। और इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी मीणा की तारीफ के पुल बांध रहे हैं कांग्रेसी नेता। डोटासरा के बाद अब जितेंद्र सिंह ने बताया स्पष्टवादी और निर्भीक नेता। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान का बजट भले ही इस बार देर से आया, लेकिन अलवर के लिए तो दुरुस्त आया। इसमें चंबल नदी से अलवर परिक्षेत्र में पानी के लिए 5,374 करोड़ और सिलिसिड से अलवर तक पानी लाने के लिए करीब 23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही जयसमंद तक करीब 40 करोड़ की लागत से नहर बनेगी। ATL ने यह मुद्दा बार बार उठाया था। कुल मिलाकर अलवर को टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में बजट मिला है। वहीं इसे लेकर अनेक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया। पिछले अरसे में पानी की भीषण किल्लत रही है। साथ ही ईस्टर्न कैनाल को लेकर तमाम राजनीति चली। मौजूदा बजट में भाजपा सरकार ने चंबल नदी से अलवर परिक्षेत्र में पानी के लिए 5,374 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। इसमें खैरतल, तिजारा और बैरोड कोटपुतली जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा सिलिसिड से अलवर तक पानी लाने के लिए 23 करोड़ 26 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ऐसी 6 बड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 20,370 करोड़ के प्रावधान हैं। इसके अलावा पांडुपोल और अलवर के पर्यटन स्थलों पर ई-व्हीकल चलाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण नहीं हो। साथ ही भिवाड़ी जैसे क्षेत्रों में पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। अलवर सहित हर जिले में स्पोर्ट्स कॉलेज भी खुलेगा। शिक्षा क्षेत्र में देखें तो प्रदेश में स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही 8वीं, 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेंगे और इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही राजस्थान की यूनिवर्सिटी में अब कुलपति के बजाय कुल गुरु होंगे। 15 लाख महिलाओं को कौशल विकास एवं ब्याज मुक्त ऋण के जरिए लखपति दीदी बनाया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा घरों में नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे एवं 25 लाख घरों में नल से पानी पहुंचेगा। नई सड़क परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां होंगी। 500 नई रोडवेज बसों की खरीद जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने 8 फरवरी 2024 को माननीय सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज
संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किए गए वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। उधर नटनेका बारा से जैसमंद बांध तक नहर से पानी आएगा। नहर के जीर्णोद्धार के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही अलवर शहर के भाखेड़ा बांध के पास एनीकट बनेगा। इसके अलावा शहर के पास 25 करोड़ रुपए की लागत से बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा रूपारेल और साहबी सहित 3 नदियों के रिनोवेट पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही शिशु वार्ड को शिशु विभाग में परिवर्तित किया गया है, जिससे इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ बढ़ जाएगा। इस बजट पर आमजन की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। किसी ने बजट को अच्छा बताया है तो किसी ने कहा कि खास नहीं है। कुछ युवाओं ने कहा कि हर फील्ड में वैकेंसी निकालने का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इस साल 1 लाख नौकरियों की घोषणा की है। उधर किशनगढ़ बास और 21 गांव में पेयजल के लिए खैरतल तिजारा जिले के लिए 77 करोड़ 53 लाख रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही अलवर में केशरपुर से राजगढ़ बाईपास तक सड़क चौड़ी करने पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कठुमर में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा और गर्ल्स कॉलेज खुलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है। वहीं तिजारा खैरतल में नया कृषि मंडी यार्ड बनाया जाएगा। अलवर में मतलब अभी जो ये बजट आया इसमें बहुत वैकेंसी निकाली है, तो हमें बहुत वो फ़ायदा हो रहा है। और अलवर में मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह जो होता है वो उनको सुधारने के लिए जो स्टेडियम इंदिरा गांधी ये मतलब सरकार को दे रखा है कि ये सिंथेटिक बने, पर बन ही नहीं रहा। भर्तियों की घोषणा अच्छी है और करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए। एक तो सारे पेपर लीक बचे सबसे ज़्यादा, तो पेपर परीक्षा टाइम पर हो, सिलेबस अच्छा हो। आज जो बजट आया है, इस बजट में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नव युवाओं को कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि नव युवाओं के लिए युवाओं को उम्मीद थी कि मतलब हर फील्ड में वैकेंसी निकाली जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बजट में ये कह दिया गया है कि हर 5 साल में 4 लाख भर्ती निकाली जाएंगी, पर भर्तियों का कोई नाम, कोई विभाग, किसी के बारे में कोई सलाह नहीं दी गई है। क्योंकि यह एकमात्र ये है कि इन्होंने एक घोषणा कर दी, यह घोषणा तक ही रह जाएगी, इसका कोई समाधान नहीं होएगा। युवाओं को अपेक्षा थी कि जैसे पुलिस विभाग में भर्ती निकाली जाए, उसका कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने ये कह दिया है कि मतलब 70,000 भर्ती निकालेंगे अभी हम इस साल, तो इसके लिए अभी कोई विभाग की तय नहीं की है कि कौन से विभाग में कितनी भर्ती निकालेंगे। जी सर, ये जो पेपर लीक की बात चल रही है, ये हर बार ऐसे ही बोलता है, हर बार होता रहा है। इस बार नीट भी आप देख चुके हैं कि किस तरह की बड़ी जो सबसे लेवल की है उसका पेपर अब लीक हो चुका है, उसकी भी कट ऑफ ऐसी ग्रीसिंग मार्क दे चुके हैं सबको। वो भी अभी तक उसका रिसोल्यूशन नहीं निकल पा रहे हैं कि उसको रद्द करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये भी पेपर अभी तक लीक ही होते आ रहे हैं। यूपी सरकार में भी वो बीजेपी है, वहाँ पे भी सभी पेपर लीक होते आ रहे हैं। कोई भी एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना लीक के रहेगा। तो ये तो बस जुमला दे दिया है, अब आगे पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। तो जो बोल रहे हैं वो 1 लाख सरकार नौकरी निकाल रही है, हर साल निकालेगी। वही देखते हैं अब आगे हर बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके हिसाब से वैकेंसी होल्ड की हुई है। जैसे एसआई का मामला अभी तक चला है, अभी तक सुलझा नहीं है, वो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। आगे वैकेंसियों की करे, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंगें कर रहे हैं, कैसे कैसे परिवार आगे अपने कोचिंग में भेज रहे हैं, रूम रेंट ले रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा है। वो बेचारे थक हार के अपने घर वापस जा रहे हैं। माँ बाप की उम्मीद है वो। इस सरकार का ये पहला बजट है जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेश किया है। युवाओं के लिए जो अपेक्षाएं थी उससे थोड़ा नाखुश हैं युवा। उनके जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो वैकेंसियाँ और आनी थी या जो पिछली चली गई उनके अनुरूप नहीं मिल पा रहा उनको। और जो पिछली भर्तियां काफ़ी लंबित हैं, सबसे ज़्यादा उनसे नाखुश हैं। उनका जितना भी अभी रिजल्ट रुका हुआ है, एक तो वो जल्दी से जल्द रिजल्ट घोषित करवाए सरकार, और युवाओं को जो आने वाली और भर्तियां हों उनमें अधिक से अधिक और मौका दें। देखो, ये एक सरकार एक तरह से समझो 4 साल के एक योजना बना दी है। अब ये नहीं कहा है कि उनमें कब कब उनका टाइम टेबल है, कब आएंगी। 4 साल बहुत लंबा होता है। कई युवा ऐसे हैं जो इस साल ओवरेज हो रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल कोई मायने नहीं रखता है। तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कब वो भर्ती आई हैं और जो बेरोजगारी से मुक्ति मिल पाए, या फिर कहें कि जो युवा अब ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा।
4 साल तो कुछ नहीं है उनके लिए। हर बार जब देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है, जैसे अभी नीट का हुआ है, तो उसमें संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जो सोशल मीडिया पे अभी तक वो उसके मांग रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कहाँ तक वो गया है। अगर वो गया है तो उसका मतलब है कि वो लीक हुआ है। क्या लगता है आपको, आगे पेपर लीक नहीं, देखो ये कह नहीं सकते कि नहीं हो, लीक हो सकते हैं क्योंकि ये मैनुअली डिजाइन होते हैं पेपर, तो लीक होने की संभावना हो सकती है बिल्कुल। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदेश बजट में अलवर को मिले स्थान पर कहा कि कांग्रेस की सरकार में अलवर का नाम बजट में 15 से 20 बार आता था। राजस्थान के बड़े संभागों के बराबर अलवर का नाम था। हमारे जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार की, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होते थे, तो आप देखते थे अलवर का नाम 15 और 16 बार गूंजता था। विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर गूंजता था। नगर निगम, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, रोड का चौड़ीकरण, पानी की स्कीमें, ये सब हमने पिछले बजटों में अलवर का नाम देखा है। अलवर बिल्कुल एक ही रूप में देखा जाता था। राजस्थान के जो बड़े बड़े संभाग हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, उसके तर्ज में अलवर के अंदर काम होता था। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार अलवर का मान और सम्मान रखेगी। वहीं कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में अंधेरे में रखा गया है। चिरंजीवी योजना को भी बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं किसानों के लिए कोई बजट नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली के बिल पर 100 यूनिट की छूट भी अब बंद हो रही है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताया। निश्चित रूप से ऐसा बजट आज तक देखने को नहीं मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही पक्ष नहीं समझ पाए कि किस तरीके का बजट पेश किया जा रहा है। राजकुमारी जी ने महलों के बारे में, किलों के बारे में जरूर जानकारी दी, ना किसानों के बारे में कोई जानकारी दी। दूसरी ओर 60 साल तक जो सरकारी कर्मचारी मेहनत करता है, उसकी ओपीएस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि ओपीएस स्कीम भी बंद की जा रही है। वो 25 लाख की चिरंजीवी योजना भी इस बजट में बंद कर दी गई है। आयुष्मान भारत को बनाकर 5 और 10 लाख का इलाज करने की लोगों ने जो घोषणा की है, तो निश्चित मैं समझता हूँ कि ये जो बजट है वो दिशाहीन बजट है। इसमें ना तो जवान के लिए सोचा है, ना किसान के लिए सोचा है, ना युवा के लिए सोचा है, ना महिला के लिए सोचा है। और अलवर जिले में 2 मंत्री होने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि अलवर जिले में कोई अच्छी से अच्छी योजना ये इन 5 सालों में ला पाएंगे। निश्चित रूप से जो बजट रहा है ये बड़ा ही निंदनीय बजट है, घोर निराशावादी है। उधर एडवोकेट शब्बीर खान ने कहा कि अलवर और भरतपुर को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल भरतपुर से ही हैं। इसके अलावा बजट में मेवात के लिए कुछ नहीं दिया गया, जबकि यहाँ शिक्षा के अभाव और बेरोजगारी से क्राइम लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पूर्व में सरकार ने बजट में जो प्रस्तावित जो चीज़ें बताई, कमोबेश मैंने देखा है कि उनको रिपीट किया गया। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि जो पूर्व में सरकार ने जो अनुमोदित कर दिया था, प्रस्तावित कर दिया था, आज अलवर और भरतपुर की जैसे नई तहसीलें बनाना, ज़िलों के लिए क्या आपने जो नए ज़िले हैं जो बनाए हैं, जैसे खैरतल बनाया है अलवर में, कोटपुतली आपने बनाया है, उधर डीग बनाया है, उनके लिए कुछ खास ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया बजट में कि जो हम ये कह सकें कि कुछ अलवर और भरतपुर के लिए, जैसे कि भजनलाल शर्मा जो स्वयं सीएम है भरतपुर के, उस हिसाब से जो हमारे भरतपुर और अलवर के हिस्से में आना चाहिए सौगात, वो नहीं आई। किसी भी सरकार ने बजट में आज तक मेवात के लिए ऐसा कोई वो नहीं किया जिससे कि हमारे मेवात के जो नौजवान हैं वो क्राइम को छोड़कर शिक्षा से जुड़ें, बेहतर तालीम लें, जिससे कि उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। वहीं एडवोकेट पंकज सावरिया ने कहा कि प्रदेश बजट में जनता को गुमराह किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नए जिलों के निर्माण से अधिवक्ताओं को काफ़ी हानि हुई है। जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता को देने का कार्य किया है। और इस बजट के अंदर अलवर ज़िले को नदारद रखा गया है, अलवर ज़िले की उपेक्षा की गई है। संभाग की जो मांग चल रही है अलवर ज़िले की, वो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है।
और इस बजट के अंदर अलवर ज़िले की जो मूल समस्या जल की समस्या, पानी की समस्या है, उसका भी समस्या का निदान नहीं किया गया है। साथ ही साथ अलवर ज़िले में जिस प्रकार से नए ज़िलों का निर्माण हुआ है, उससे हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कार्य हैं, उनमें अधिवक्ता बंधुओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधा काम विभाजित हो चुका है और नए काम सर्जित नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं के साथ रोजी रोटी का संकट आ चुका है। तो यह बजट पूरे तौर पर जनता के साथ धोखा जैसा, जनता के साथ छलावा जैसा प्रतीत होता है। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने कहा कि बजट में सबका साथ सबका विकास की बात पूरी हो रही है। वहीं चंबल प्रोजेक्ट अलवर शहर में सिलिसिट से पानी लाने, जैसमन नहर को पक्का करने और अन्य उपयोगी योजनाएं शामिल की गई हैं। सरकार ने सबका साथ सबका विकास मोदी जी की पहल को दोहराया है। इन्होंने अलवर के लिए, सिलिसिट से अलवर के लिए पीने के पानी के लिए और महिला ITI के लिए, अलवर बहरोड कोटपुतली इनके लिए पानी के लिए बहुत जितना मांगा हमारे मंत्री जी ने, उससे भी कहीं ज़्यादा अलवर को दिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये योजना आगामी 6 महीनों के अंदर धरातल पे आएगी। माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी और हमारे मंत्री संजय शर्मा जी के अथक प्रयासों से अलवर को जो मांगा वो मिला है। सिलिसिट से पानी, पॉलिटेक्निकल महिला कॉलेज और भी सारी कई घोषणाएं की गई हैं, जिनका यहाँ के लोगों में खुशी है, अलवर के लोगों में, और लोग मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और सांसद जी का आभार प्रकट करते हैं। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक एवं विकासमुखी बजट बताया है। इसके अलावा जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया और OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने भी इसे विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। साथ ही जिला जाट महासभा के शेर सिंह चौधरी ने इस बजट को विकास का प्रतीक बताया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निहाल सिंह मेघवाल ने बताया कि हर वर्ग के लिए बजट खास है। साथ ही एडवोकेट राम निवास जाट और व्यापारी सुरेश जलालपुरिया ने भी कहा कि प्रदेश के बजट से सबकी उम्मीद पूरी होगी। ये बजट विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है और सबको कुछ ना कुछ इस बजट में सबको मिला है। जैसे इस बजट में युवाओं के लिए 5 लाख 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वायदा है। इसी साल 1 लाख से अधिक नौकरियां भर्तियों का है। पुलिस में 5000 से ज़्यादा डॉक्टर, 5000 नर्सिंग कर्मी, 14000 और रोडवेज में 1650 भर्तियों का प्रावधान रखा गया है। ERCP से प्रथम चरण में 9600 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। 25 लाख घरों को जल मिलेगा। 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। पत्रकारों के लिए RHGS योजना लागू की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर हॉस्टल खोले जाएंगे। 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अलवर के लिए भी बहुत कुछ इस बजट में दिया गया है। भिवाड़ी में ECTP प्लांट की योजना है। सिलिसिट से पानी लाने के लिए 26 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है। जैसमंद से 12 बियर तक पक्की नहर बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए की का प्रावधान है। और बायोलॉजिकल पार्क जो अलवर में बनेगा उसमें 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। शिशु चिकित्सालय की स्थापना अलवर में होगी। तो हमारे जो राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजन लाल जी, उनके नेतृत्व में राजस्थान बहुत ही विकास करेगा। बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने जिस प्रकार का ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विशेष बजट जो दिया है आज जनता को, ये बजट आप आगामी 5 वर्षों में पूरा करने वाले हो
आप पूर्ववर्ती सरकारों की तरह घोषणा वाला बजट नहीं है, ये धरातल पे काम होने वाला बजट है। इस बजट में जिस प्रकार से राजस्थान एक संस्कृति और भावनाओं का प्रदेश माना जाता है, जिस प्रकार से अभी खाटू श्याम बाबा के लिए 100 करोड़ रुपए देकर जिस प्रकार से एक हमारा धार्मिक नगरी, धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए सोचा है, हमारे देश के जो प्रमुख त्यौहार है जिसमें प्रदेश के 600 मंदिरों में विशेष आरती होगी त्योहारों पे, वो एक विशेष रूप से आज तक किसी मुख्यमंत्री और किसी ने ये नहीं सोचा कि मंदिरों में किस प्रकार सजावट होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए, इसके लिए सोचा है तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सोचा है। जो 96 लाख करोड़ रुपये जो दिया है हमारा पानी के लिए, राजस्थान में एक नया चेहरा होगा राजस्थान का। जैसे इसके पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी लगती हुई है, वहाँ नहर है, नहरों से पानी आता है, तो हमारे भी वो नहर का पानी आएगा। यहाँ किसान जो कमज़ोर स्थिति आज किसानों की है, इसी कारण है। आज किसान में पानी आ जाता है साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो हमारा एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पानी की कमी है पीने की, वो पानी पूर्ति होगी। और किसानों के लिए सबसे खुशी की बात है, किसानों के लिए खेती में पानी मिलेगा तो यहाँ फसल अच्छी होगी, किसान खुशहाल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो पिछली पूर्व सरकार ने जो काम करे हैं वो खाली घोषणा करके रह गए थे, ना कि पहले जैसे ज़िले बना दिए, घोषणा कर दिए ये 19 ज़िले हैं, फिर 52 ज़िले कर दिए। ऐसे इस तरह के नाटकबाजी नहीं करते बीजेपी वाले, ये दिखावा नहीं करते, तल पे काम करते हैं। के लिए और पानी की समस्या के लिए बहुत अच्छा बजट है और पूरे शहर ज़िले में खुशी है इस बात की कि पहली बार इतना अच्छा बजट बीजेपी सरकार ने किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरी प्रतिक्रिया ये है कि बहुत अच्छा बजट है। सर, क्या राजस्थान का चौमुखी विकास होगा? क्या विकास को दृष्टि से ये बजट अच्छा रहेगा? हाँ, ये 2 इंजन की सरकार है। ये बजट 24 तारीख को केंद्र सरकार भी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी भी पेश करने जा रही हैं। वो पूरे भारत सरकार का बजट होगा। हालांकि बजट की प्रक्रिया और तारीख 28 फरवरी को होती है, लेकिन अभी चुनाव की वजह से आगे पीछे हो गया है। लेकिन इस देश में हमेशा बजट 28 फरवरी के दिन ही होता है, राज्य में भी और प्रदेश में भी। लेकिन अब जो पेश हो रहा है वो बजट डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छा बजट है प्रदेश के लिए, विकास के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ग्राम के विकास के लिए 200 करोड़ योजना का प्रावधान किया है, जिसमें गांव का विकास किया जाएगा। कमज़ोर वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छात्र छात्राओं को SC/ST के जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं उनके मैस भत्ते में को बढ़ाकर 2500 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। राज्य सरकार में जो राज्य कर्मचारी रिटायर्ड होंगे उनकी ग्रेजुएटी में 20 लाख से बढ़ाकर उसको 25 लाख किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड होगा उसको सभी परिलाभ उसके सेवानिवृत्ति के दिन ही दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने ये बहुत अच्छा बजट किया है और इसका राजस्थान सरकार के लिए हम उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है वो सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय बजट है। जहाँ किसानों की बात कर तो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो योजना लेके आए हैं वो किसान अलवर, भरतपुर, धौलपुर को दौसा तक के सभी किसानों को बेहद खुशी है। जहाँ शिक्षा की बात करते हैं तो युवाओं के बेरोजगार के लिए उन्होंने जो नई प्रत्येक विभाग में, चाहे नर्सिंग विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई सा भी विभाग हो, सब विभागों में नई जगह निकाली हैं। उन जगहों को भर के बेरोजगारी ख़त्म की जाएगी। और जहाँ शिक्षा की बात है, शिक्षा के जो मेडिकल कॉलेज हैं या जो अन्य महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सुचारू रूप से कार्य करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय प्रयास हैं। और जहाँ मज़दूर की बात है, मज़दूरों के हित के लिए भी उन्होंने काफ़ी ऐसी योजनाओं का किया है जिनका फ़ायदा है। कर्मचारियों के, पेंशनर कर्मचारियों की जो उनका 50,000 रुपये तक का करा है वो इलाज का, वो भी उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। क्योंकि बुढ़ापे में पेंशनर को दिक्कत आती है तो वो इलाज, बीमार ज़्यादा होते हैं तो इलाज आसानी से हो जाए। ये सारी सुविधा हमारी भाजपा सरकार ने यशस्वी
मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो पूरे किसानों के लिए भी और पूरे राजस्थान में सभी वर्गों के लिए सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज का राजस्थान का बजट मेरी नज़रों में राज्य विकास का बजट है, आम जनता के सुविधा का बजट है, आम जनता की जो भावना थी उसका बजट है। तो अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर का जो सांसद जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं, अलवर के जो एमएलए जो राज्य में मंत्री हैं, दोनों का फ़ायदा अलवर ज़िले को मिला है। मैं समझता हूं कि आज का बजट वास्तविक रूप में कोई कमी निकालने वाला नहीं है। व्यापारी, किसान, आमजन सभी का इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत अच्छा बजट। व्यापारियों के लिए जो नए नए उद्योग क्षेत्र खोलने के लिए जो इसमें चाहे वो अपने फूड जोन का काम हो, अन्य जो हमारे कृषि संबंधित चीज़ें हैं उनको किस तरह से व्यापारी उसमें काम कर कर उसे बढ़ा सकते हैं। टैक्स कोई नया नहीं लगाया है। हालांकि हमारी जो मांग थी कि मंडी टैक्स को कम किया जाए, वो इन्होंने अपने अभी मैं समझता हूँ कि उस पर विचार चल रहा होगा। अन्य कोई टैक्स का बोझ हम पे नहीं डाला है। राजस्थान के लिए बहुत बड़ा विकासमुखी बजट है। वहीं भाजपाइयों ने प्रदेश के बजट को लाइव भी देखा। इसके लिए अंबेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय में व्यवस्था की गई थी। और वहीं अलवर जिले के जयसमंद बांध में बारिश का पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए पक्की नहर 40 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा में शामिल किया है। इस संबंध में एटीएल न्यूज द्वारा 30 जून को समाचार प्रसारित किया गया था। साथ ही बजट घोषणा में पक्की नहर का कार्य शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जोईकर एवं सिंचाई विभाग अधिकारी संजय खत्री द्वारा सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। अलवर रियासत के तत्कालीन महाराज राजर्षि सवाई जयसिंह ने 1905 में भारत सरकार से समझौता होने के बाद किसानों के हित के लिए प्राकृतिक रूपारेल नदी का पानी सहेजा। इसके लिए जयसमंद बांध का निर्माण करवाया गया। इससे करीब 50 गांवों में सिंचाई होती थी। 12 बियर नटने का 12 चैनल से बारिश का पानी जयसमंद बांध तक जाता था। बारिश का अनुभव होने के बाद कई स्वार्थी तत्वों ने इस चैनल पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा। उधर केसरपुर सरपंच नुसरत ने भी संबंधित लोगों को पत्र लिखकर जयसमंद बांध को बजट घोषणा में शामिल कर कच्चे चैनल को पक्का बनाने और नहर निर्माण की मांग उठाई थी। आदर्श ग्राम विकास समिति की ओर से भी बजट घोषणा में जयसमंद बांध को शामिल करने की मांग की गई। इससे पूर्व तमाम नेताओं और अफसरों द्वारा चैनल खुदाई के लिए तो करोड़ों की राशि मंजूर करवाई गई, लेकिन इस व्यय का नतीजा नहीं निकला। अगर इस राशि से पक्की नहर बनाई जाती तो जयसमंद बांध बारिश के पानी से लबालब रहता, लेकिन अब ऐसी उम्मीद फिर जगी है। नटनी के 12 बियर से जयसमंद बांध तक पूरा पानी पहुंचे, इसके लिए पक्की नहर का होना जरूरी है। इसके लिए सरपंच केसरपुर की ओर से पत्र लिखा गया था। वहीं उपखंड अधिकारी अलवर प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर को भी अवगत कराया था, जहां ये सभी प्रस्ताव बनाकर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देशन में सरकार को भेजे गए। मुख्यमंत्री से बजट घोषणा में शामिल करने की मांग की गई। इसके चलते अब नटनी का 12 बियर से जयसमंद बांध तक पक्की नहर बनेगी। जैसी नहर सीली सेठ से अलवर तक बनी हुई है, ऐसा प्रारूप तैयार होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है। यह एक बहुत अच्छी पहल भी है और अलवर जिले की जनता के लिए सौगात भी है। जयसमंद बांध भरेगा तो पानी का जलस्तर बढ़ेगा। अलवर शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक ट्यूबवेलों का पानी जयसमंद के बहाव क्षेत्र में लगे हुए हैं। उससे अलवर शहर की प्यास बुझ रही है। मैं उद्देश्य सिंह, एटीएल न्यूज। जहां एक और प्रदेश बजट में आधारभूत ढांचे पर जोर रहा, लेकिन महंगाई से सीधी राहत देने वाले प्रावधान नहीं दिखे, वहीं दूसरी ओर सब्जियां रसोई का बजट बिगाड़ रही हैं। बारिश के बाद सब्जियों की दर में 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अलवर शहर की सब्जी मंडी में मौजूदा विक्रेताओं के अनुसार टमाटर 25 से 30 रुपए किलो के बजाय 80 रुपए किलो के आसपास हो गए हैं। साथ ही आड़ती राजेश ने बताया कि अनेक परिवार पहले 1 से 2 किलो सब्जी लेते थे, आजकल वह सिर्फ 250 ग्राम से आधा किलो सब्जी लेकर काम चला रहे हैं। इसके अलावा टमाटर की आवक स्थानीय न होकर बाहरी है, इस वजह से दाम बढ़ गए हैं। वहीं अन्य आड़तियों के अनुसार बारिश के बाद सब्जियों का औसतन दुगना भाव हो गया है। भाई साहब, बारिश के मौसम से पहले और अब में तो बहुत फर्क है। 7 दिन का फर्क है, आधा फर्क हो गया। पहले भिंडी 20-30 रुपए किलो बिकती थी, आज भिंडी का 50, 55, 60 रुपए तक पहुँच गया है।
कर ले 60 रुपये। अगर ये टमाटर बारिश के मौसम से पहले 200 रुपये 150 रुपये का था, 250 रुपये का, आज 1200 रुपये का, 1300 रुपये का किलो में अगर बात की किलो थोक भाव है 60 रुपये किलो, 60 से 70-65 रुपये किलो का भाव है इसका। और मिर्ची का भाव 30 से 40, 45 रुपये, 50 रुपये तक थोक भाव मिर्ची का। अभी क्या भाव बिक रही है? अभी क्या भाव है यहाँ पे? हम यहाँ पे 20 के पाव देते हैं, किलो 60 भी देते हैं, 50 रुपये किलो, 40 थोक भाव है। और अगर ऐसे लगातार बारिश होती है, अगर बारिश लगातार होती रहे तो सब्जी खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि बारिश से सब्जी की बहुत नुकसान होता है ना, छोटा पौधा होता है, गल जाता है बारिश से। पहले जो मिडिल क्लास फैमिली कितनी सब्जी ले पहले खूब खरीदती, 10-20 किलो टमाटर थे तो सब लोग खरीदते थे, 2 किलो 3 किलो जो भी अपने आवश्यकता अनुसार, किलो से कम तो कोई लेते नहीं था। अब तो पाव खरीद रहे हैं सब लोग, पाव आधी किलो, 1 किलो तो बहुत ही कम ले जाते हैं, पाव मैक्सिमम पाव ही चल रहा है, सब सब्जी का रेट पाव चल रहा है। उधर खरीदार महिला समूती सहित किशन लाल ने बताया कि टमाटर 80 रुपए किलो, टिंडा और करेला 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऐसे में खरीदे जाने वाली सब्जी की मात्रा कम करनी पड़ी है। गृहिणी गुरुचरण कौर संधू ने भी इस तरह के विचार रखे। 80 रुपए किलो पहले क्या तो पहले 20-30 रुपए किलो थे, बढ़ गया पैसा, वो बढ़ गया, दुगने ही हो गया समझो। अच्छा, और क्या, सारी सब्जी महंगी है, तो गरीबों के जेब पे भार पड़ा है बड़ा। तो भार तो पड़ेगा ही, ये तो आप भी जानते हो, हमारे बाहर पड़ेगा पार पड़ेगी क्या, जब माल इतनी महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज महंगाई है। पहले कितना खरीदते थे आप? तो पहले 1 किलो माल 250 ग्राम लेने पड़ रहे हैं, पहले 1 किलो 250 ग्राम पे आ गए। और क्या, बरसात से पहले की बात बता रहे हो आप? हाँ जी, तो और बरसात बढ़ेगी तो और पैसे बढ़ेंगे, और क्या, ये तो बढ़ेंगे। तो गरीब की थाली से हरी सब्जी गायब समझो है क्या करते हो आप? मैं तो भैया मजदूरी करता हूँ, बेलदारी टाइप में। आज कितनी सब्जी लेके जा रहे हो मिक्स करके? ये सब 100 रुपये सब्जी ली है। क्या क्या है इसमें? इसमें टमाटर, मिर्ची, करौंजे और ये करेले। 100 रुपये में थोड़ी हाँ, बस 5-6 दिन का हो जाए गुजारा। बहुत ज़्यादा गरीब आदमी तो सब्जी खा ही नहीं सकता, जिस हिसाब से आज मतलब सब्जी के भाव चढ़ रहे हैं। बरसात से पहले तो बहुत मतलब ठीक ठाक थी कि आम आदमी सब्जी खरीद के खा सकता है। आज के टाइम में गरीब आदमी के लिए कोई सब्जी नहीं है, आसमान को छू रहे सब्जी के भाव। पहले तो जैसे 20 रुपए किलो जो सब्जी थी, आज वो 80 रुपए किलो मिल रही है। तिगना रेट बढ़ के सब्जी कोई क्या खा सकेगा इतनी महंगाई में, ये बताओ। 80 रुपए किलो तो टमाटर दे रहे हैं, 60 रुपए किलो करेला दे रहे हैं, 60 रुपए किलो ये दे रहे हैं टिंडा। गरीब आदमी काहे खाएगा? पहले कभी 30 भी दे देगा, 25 भी दे देगा। अच्छा, अब यह तो अब तो बढ़ती ही जा रही है सब्जी। मिर्ची भी देखो ना, 25 की पाव 30 की पाव हो रही है, मतलब गरीब आदमी काहे खाएगा? बिल्कुल सही। तो गरीबों की थाली से तो सब्जियां गायब होती जा रही है। गायब होती जा रही है। तो पहले कितना खरीदते थे आप और आज कितना खरीद रहे हो? अब पहले तो कहीं 1.5 किलो की बजाय से कभी 2 किलो भी ले कभी 3 किलो भी ले जाओ। अब 1.5 पाव भी ना खरीदी जा रही है, पाव खरीदे जा रहा है। बड़ा भार पड़ रहा है, बड़ा भार पड़ रहा है। 8 साल पूर्व मृत वृद्ध के नाम पर फर्जी वाड़ा कर कई बीघा जमीन बेचने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अलवर के निकट चांदोली गांव में 85 साल के बुजुर्ग को मरे 8 साल हो चुके हैं, लेकिन भूमाफिया ने उसके नाम से फर्जीवाड़ा कर 7 बहन भाइयों के इससे आने वाली गरीब परिवार की करीब 3.25 बीघा जमीन बेच दी। परिवार को 2 दिन पहले पता चला कि उनकी जमीन को रतनगढ़ चूरू के चंद्र प्रकाश नाम के व्यक्ति ने खरीद ली। वहीं जमीन का फर्जी मालिक बना चंदू अलवर के हजूरी गेट का रहने वाला है। रजिस्ट्री पर चंदू की फोटो लगी है जो उम्र में काफी कम दिख रहा है। यही नहीं, उसका पता भी चांदोली की बजाय अलवर हजूरी गेट है। इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। अब जमीन के असली मालिक चांदोली निवासी कन्हैया लाल ने अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वह मृतक चंदू का पुत्र है। उप पंजीयक अनिल ने भी उससे कहा कि मुकदमा दर्ज कराकर रजिस्ट्री कैंसिल कराओ। जमीन को 1 जुलाई को ही बेचा गया है। भूमाफिया इस जमीन को तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही मामले का पता चल गया। इसकी मुझे अभी भी जानकारी मिली है। यदि इसमें इनको लगता है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है या ये रजिस्ट्री गलत हुई है, तो उनको पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। हमारे स्तर पे हमने जो भी स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से जो एक्ट है उसके हिसाब से काम किया। कहते हैं कि आधार कार्ड भी लगता है, आधार कार्ड इसमें लग रहा है,
आधार कार्ड इसमें लगा हुआ है, उसको फोटोकॉपी लगी हुई है। हमारे पास कोई एक्शन नहीं। यदि कोर्ट यदि इसको रेस्ट्रिक्ट कैंसिल करती है तो हम रेस्ट्रिक्ट कैंसिल कर देंगे। आप खुद अपने स्तर पर जांच करके? हम इसको जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ये भी अधिकार नहीं है जांच करने का कि जो बेचने वाला व्यक्ति वो कौन है कौन नहीं। हम तो आधार कार्ड चेक करते हैं और उसको नाम मिलाते हैं। आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड फर्जी हुआ, डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए? हो सकता है फर्जी बड़ा हो, ये जांच का विषय पुलिस करेगी। मैंने एक ईंट भट्टा खोल रखा है गांव चांदोली में। ये मेरे पास है। बोलो हमारे पिताजी को आज से करीब 8 वर्ष पूरे गुजर चुका और हमारी ज़मीन जो हमारा नाम कराओ। ये कई भाई थे, मन के आप ऐसे करो डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ, बहन इनकी एक्सपायर हो चुकी उसका और अपने पिताजी का। तो ये मेरे पास कई बार आया था, आपको हम बरस को कल खुलवाएंगे। ये मेरे पास में मैंने कहता हूँ मेरे बच्चे को शादी उसके बाद में आपको खुलवाऊंगा है। तो मेरे पास आया, हमने यहाँ पर आके दस्तावेज चेक किए तो उसमें वो ज़मीन इसका पिताजी के नाम से बेचैन हो चुका आज से करीब 8-9 दिन पहले। तो उसके बारे में फिर हमने इसकी रजिस्ट्री की नकल वगैरह निकलवाई है, चेक की है। तो उसमें चंदू राम नाम का एक फर्जी आदमी और फर्जी गवाह करा कर फर्जी रजिस्ट्री पास कराकर और मैं रकम प्राप्त कर ली, जो कि गरीब आदमी सड़क पर डोल रहा है। इसका हम साथ दे रहे हैं और हमने दस्तावेज निकलवा कर अब इसके FIR करवाएंगे हम जाकर। मेरा नाम कन्हैयालाल है, मेरा गांव चांदोली है, मेरे पिताजी का नाम चंदूलाल है। तो मेरे पिताजी की ज़मीन के लिए मैं यहाँ तहसील में आया था, उनका मतलब रिकॉर्ड निकलवाने के लिए। तो यहाँ आके मेरे को पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से कोई फर्जीवाड़े में ज़मीन ही बिक गया। मेरे पिताजी को मरे 8 साल हो गए। कोई जिंदा हो के अच्छा जवान लड़का मेरे पिताजी के जगह फोटो लगा रखा है। और उस टाइम, अब उनकी टाइम करीबन नहीं तो 90 साल होगी, 70 साल तो मेरी उम्र है, उनका मैं बड़ा लड़का हूँ। यहाँ आके मैंने सुना है कि रजिस्ट्री हो गई, तो रजिस्ट्री हमने लिखवाई उसकी नकल, तब जाके हमको पता क्या है इन्होंने फर्जीवाड़े से मेरे पिताजी बना दिए। मेरी ज़मीन, हमारी ज़मीन ने जो हड़प ली उसकी रजिस्ट्री कर दी। पिताजी के नाम पे फर्जी साइन अंगूठे करके और मेरे पिताजी साइन करते भी नहीं है, वो अंगूठा लगाते हैं और मेरे पिताजी के नाम से साइन कर रखे हैं। फोटो कैसा लगा रखा है इस पे? फोटो जवान लड़के का है, गले में कंठी है। मेरे पिताजी कभी ऐसे थे ही नहीं। मेरे पिताजी तो आज बुढ़े 90 साल के हो गए, आज उनकी उम्र 80 साल की थी तो एक्सपायर हुए थे। तो एक मरे हुए आदमी के नाम से रजिस्ट्री मरे हुए आदमी के नाम से उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री किए। मरा हुआ आदमी वहाँ सुरक्षित से आ गए पैसे लेने के लिए। ये आपकी ज़मीन कौन सी जगह पे है? हमारी ज़मीन पहाड़ में है। हमको कौन सा गाँव? अलाटमेंट हुई थी चांदोली गाँव में। हाँ, अलाटमेंट की ज़मीन है ये। क्या कब पता लगा आपके पिताजी को? आज ही हमको पता चला है कि यहाँ मैं तहसील में आया था, तो मैंने यहाँ के अपना दस्तावेज निकलवाना चाहा, तो उन्होंने कहा इसकी तो रजिस्ट्री हो गई। तो मैंने अपने पिताजी के नाम की जो ज़मीन है उसकी नकल निकलवाई, तो उसमें पता चला उसमें सारी फर्जी रजिस्ट्री हुई पड़ी, फर्जी पिताजी बना पड़ा है। कौन कौन बेचने वाले हैं, ठेकेदार के हैं, कौन है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। मेरे पिताजी के नाम से सारे मतलब ज़मीन इन्होंने अपना नाम करवा ली। क्या बताया गया कि आपके पिताजी की साइन के द्वारा जमीन किसी और के नाम करवा दी? हाँ, मेरे पिताजी के नाम से जमीन किसी और के नाम से रजिस्ट्री कर दी। नाम करवाई है जमीन? अब वो नाम उसमें तो दिया नहीं, उसने तो साइन कर रखे हैं चंदूलाल के नाम से, जबकि मेरे पिताजी साइन करते ही नहीं थे, अंगूठा लगाते थे। और ये जमीन कब नाम हुई है उनके? जमीन 1 तारीख को नाम हुई है। इसी 1 जुलाई? जी 1 जुलाई को, 8 दिन पहले। 8 दिन पहले। और आपके पिता को एक्सपायर हुए 10 साल हो गए? 10 साल 16 में गुजरे थे, 24/8/2016 में। हाल ही भजनलाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तारीफ का सिलसिला जारी है, लेकिन यह प्रशंसा उनकी पार्टी भाजपा के बजाय कई कांग्रेस नेता कर रहे हैं। हाल ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसी तरह का बयान दिया था। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा स्पष्टवादी नेता हैं, वे साफ बोलते हैं, चाहे उनका खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, इसलिए वे पार्टी और संगठन से भी ऊपर जाकर सही बात बोलने से नहीं चूकते हैं। यह बात पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को अलवर में अपने आवास फूलबाग पर मीडिया के सामने कही। किरोड़ीलाल जी मीणा साहब एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। वो पार्टी और अपने कोई भी संगठन उससे बहुत ऊंचे उठ के बात करते हैं। जो हकीकत होती है वो बोल देते हैं, चाहे उनको उसका नुकसान हो या ना हो। तो अब जो कह रहे हैं वो तो हम ही बात कर रहे हैं। आज उनको भी महसूस हो रहा है, अच्छी बात है, वो जानते हैं, तो उसके ऊपर उनको कार्रवाई करेंगे वो भी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में स्कीम थी और राज एवं प्रशासन था, अब यह सब खत्म हो गया है, साथ ही पानी की किल्लत से हाल बदहाल है। उन्होंने अलवर शहर में सफाई आदि के सुधार के लिए महापौर
और आयुक्त के इंदौर दौरे को लेकर कहा कि इस तरह जाकर फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह अलवर सरस डेयरी चेयरमैन को बचाने में जितेंद्र सिंह का नाम भी आने पर उन्होंने इससे अनभिज्ञता जताई। साथ ही कहा कि भाजपा का राज है और वे कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप देखिए कि सरकार के 3 और 4 महीने बाद ही बिल्कुल जनता याद करती है कि जो कांग्रेस शासन की स्कीमें थी, राज था, प्रशासन था, शासन था, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। आप देखिए आज पूरा गर्मी के अंदर पानी की तराई मची है, कितने लोग की मौत हो गई पानी की वजह से। और आज जब थोड़ी बहुत बरसात हुई है तो ये पूरा का पूरा बाढ़ की सिचुएशन आ गई है। पूरा राजस्थान, अलवर सारा का एक स्विमिंग पूल बन चुका है। यहाँ तो देखिए कि इनको राज चलाना भी नहीं आता। जनता से जो वादे करके आए थे वो एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए हैं। जनता ने 6 महीने के अंदर ही उनको दुख है कि ये सरकार को इन्हें वोट देके भाजपा की सरकार बनाई। आज जो नगर परिषद की, नगर निगम की जो परेशानियां हैं, ये आज से नहीं चल रही हैं, ये पिछले 20 सालों से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ हरदम बोर्ड रहा है। और बातें बहुत हैं, फोटो खिंचवा लीजिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई काम नहीं होता है। चलिए अभी वो इंदौर देख के आ जाएं, भोपाल देख के आ जाएं, कर्नाटक देख के आ जाएं, अमेरिका देख के आ जाएं। जब अलवर में काम होगा जब हम मानेंगे। वो अब देखिए राज भारतीय जनता पार्टी का है, शासन उनका है, उनका जो प्रशासक उनका है, एमडी उनका है, तो जो भी कोई कार्रवाई है करो, आप हमारे ऊपर क्या डाल रहे हो। उधर लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए चर्चित बयान पर एआईसीसी महासचिव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने देश की भावना के बारे में बोला है, साथ ही आमजन ने इसे सराहा है। देखिए राहुल गांधी जी ने इस देश की भावना के बारे में बोला है, जो एक देश के लोग सोचते हैं उसके बारे में बोला है, और कई विषयों पर उन्होंने बोला है। वो पूरे देश की एक आवाज थी, गरीबों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, गरीब तत्व की आवाज थी, तो वो उन्होंने बात रखी है, तो लोगों ने उसको सराहा है। हर चीज को धर्म से, जाति से, बिरादरी से नहीं जोड़ा जाता है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत
काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जब पुलिस नीमराणा स्थित एक कोरियर एजेंसी के कार्यालय पर पहुंची तो संदिग्ध पार्सल खोलने पर काजू के नीचे छिपा गांजा भारी मात्रा में बरामद हुआ। इसकी कीमत 27 लाख रुपए है। हापुड़ पुलिस एवं नीमराणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पार्सल के जरिए भेजा गया 90 किलो गांजा बरामद कर लिया गया है। मेरठ से यह कोरियर हापुड़ पहुंचना था लेकिन नीमराणा पहुंच गया। DTDC कोरियर एजेंसी का यह कार्यालय हीरो चौक पर स्थित है। नीमराणा थाना प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि हापुड़ थाने के SI रविकांत एवं उनकी टीम ने यह सूचना दी थी। इससे पूर्व हापुड़ में सोमवार को बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि और अधिक गांजा मेरठ से हापुड़ आना था, लेकिन शातिरों को भनक मिल गई। इसके बाद गांजे का पार्सल हापुड़ के बजाय नीमराणा भेज दिया गया। पुलिस ने लोहे के डब्बे में काजू और पत्थरों के नीचे गांजे के पैकेट बरामद किए हैं। हापुड़ से सब इंस्पेक्टर रविकांत जी और उनकी टीम यहाँ पर आई। इन लोगों ने कल वहाँ पर 1 कुंटल से अधिक गांजा पकड़ा था गढ़मुक्तेश्वर पुलिस स्टेशन पे। वहाँ पे जो लोग पकड़े 3 लोग, उनके पास से साक्ष्य मिले कि इनका कोरियर का माल मेरठ भी आने वाला है। मेरठ पे इन्होंने रेकी की। आरोपियों के फोन बंद होने के कारण वो समझ गए कि कहीं न कहीं हमारे साथी पकड़े गए। मेरठ जो माल उतारना था उसको उन्होंने भेज दिया नीमराणा। इन लोगों को सूचना मिली कि नीमराणा में कोरियर
से ये माल पहुंचा है। ये टीम यहाँ पे आई, मेरे को सूचना दी कि आपके यहाँ DTDC कोरियर कंपनी है, उससे कंपनी में कोई काजू के नाम पर पैकिंग वो डब्बे आए हैं, उनमें संभवतः गांजा है। हमारी सूचना के मुताबिक मैंने सूचना को लिखित में लिया। लेने के बाद उच्च अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता करके हम लोग टीम के मैं अनुसंधान बॉक्स, लैपटॉप, सभी चीज़ें लेकर यहाँ आए। यहाँ आके कोरियर कर्मचारियों से बात की। इन्होंने बताया साहब ये आए हैं डब्बे, पैकेट हैं। उनके सामने हमने खोल के चेक किया तो लोहे का पीपा 15 kg का जो घी तेल का आता है, उन पीपों के अंदर ऊपर कच्चे काजू और कुछ पत्थर के, कंक्रीट के वैसे ही कलर किए हुए टाइप काजू जैसे भर रखा। उसके नीचे पैकिंग में, थैलियों में, डब्बों में, लोहे के डब्बों में गांजा तो मिला है। उनको हमने खोल के अलग अलग किया, पत्थरों को अलग किया। गांजा की कार्रवाई जब्ती की चल रही है। 90 किलो गांजा ये कोरियर में हमें प्राप्त हुआ है। FIR दर्ज कर आगे तफ्तीश करेंगे। यहाँ के भी कोई लोग मिले हुए हैं, उनके बारे में भी तफ्तीश करेंगे। कोरियर में जो पैकिंग में यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई ये जज नहीं कर सकता एक लोहे के डब्बे में कि उठा के बजाया हमने भी तो काजू जैसे ही बज रहे हो। तो कोरियर वालों की अगर मिली भगत है तो उस बारे में भी हम तफ्तीश करेंगे। बाकी इनमें अभी तक ऐसा कोई ये नहीं कि बंद पैकेट में लोहे के डिब्बे में शील्ड है, उसमें क्या है। जो लेटर दिया है वो भी काजू का, बिल भी है काजू का, जो उड़ीसा से आना बता रहे हैं। तफ्तीश में सब चीज़ें आगे क्लियर होंगी। कोरियर पे जो नंबर दिए हैं वो उड़ीसा के ही नंबर हैं। भेजने वाले के नंबर, मोबाइल नंबर उड़ीसा के हैं, प्राप्त करने वाले भी उड़ीसा के हैं। एड्रेस नीमराना का है? एड्रेस से नीमराना का नहीं, एड्रेस बहरोड का है। बीकानेर स्वीट्स बहरोड का है, लेकिन नाम नहीं है किसी का। यहाँ के लोकल कोई नंबर नहीं है। ये तफ्तीश का विषय है। अलवर सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साथ ही साइबर फ्रॉड की वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल बरामद किए हैं। थाना अधिकारी अरुण कुमार पूनिया ने बताया कि सेक्सटोर्शन और OLX आदि साइबर फ्रॉड के विरुद्ध एंटी वायरस अभियान चल रहा है। श्रीमान DG साहब और हमारे IG साहब रेंज जयपुर के आदेश अनुसार इस अभियान की कार्रवाई के लिए थाने से टीम रवाना की गई। दिनांक 8/7/2024 को थाना क्षेत्र के जयसमंद की पाल पर, केसरपुर के पास जयसमंद की पाल की छतरी पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से ऑनलाइन ठगी, ये ऑनलाइन नटराज पेंसिल का ऐड देके नहीं लोगों के साथ में जॉब का झांसा देकर ठगी करने का काम कर रहा था। मानिए सही हमारी जाब्ता के मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक इस स्थान पर पहुंचे, जहां पर मानिए सही द्वारा हमारी जाब्ते में से कांस्टेबल दिलीप कुमार को डिटेन कर मुलजिम की निगरानी रखने हेतु भेजा गया और कांस्टेबल द्वारा मुलजिम आरोपी के स्थान पर पहुंचकर उसने मानिए शाही को इशारा किया और मानिए शाही हमारी जाता के उसको मौके पर पकड़ लिया। पकड़ लिया, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम शाहरुख उर्फ शाहरुख तनोप्रति मोहम्मद, जाति मेव, उम्र 20 साल, निवासी ईशनकाबास नीकच, थाना नौगामा, जिला अलवर का रहने वाला बताया। जिसकी कौशल को डिटेन कर तलाशी ली गई। तलाशी
मौजूदा मौके पर जवान को बुलाने हेतु कांस्टेबल को नोटिस दिया जाकर भेजा गया। कांस्टेबल द्वारा जवान को तलबी नहीं होने पर मौजूदा जाब्ता में से गवाह मामूर कर आरोपी को तलाशी कर गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर जिले के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नया शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ कक्षाओं में सीटें खाली रहने के चलते 15 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। नैबास महात्मा गांधी स्कूल की कार्यवाहक प्राचार्य विजयश्री शर्मा ने बताया कि यहां कक्षा 10, 11 और 12 में प्रवेश के लिए कुछ सीटें खाली रह गई थी। इसके लिए विद्यार्थी ऑनलाइन QR कोड और ई-मित्र के माध्यम से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अभी हमारी स्कूल के अंदर अभी 9th क्लास तक तो सीट फुल हो चुकी है। 10th, 11th और 12th के अंदर कुछ सीटें अभी खाली हैं, जिसके लिए अभी आवेदन वापस शुरू कर दिए हैं सरकार की तरफ से, और 15 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। और इंक्वायरी खूब आ रही है 11th, 12th से, तो उम्मीद है कि वो सीटें भी हमारी फुल हो जाएंगी 15 तारीख तक। आवेदन अभी ऑनलाइन कर सकते हैं, QR कोड दिया है हर स्कूल का, तो या तो ऑनलाइन अपने हिसाब से कर लें या ई-मित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है आवेदन। हाँ, कुछ स्कूलों में भी सीटें खाली रही हैं, बाकी फिल भी हो गई हैं सीटें तो, पर हमारी स्कूल में तो लगभग फुल हो चुकी हैं सीटें, तो ऑटो लॉक हो चुका है हमारी स्कूल। हमारी स्कूल में 10th, 11th और 12th, 10th में 1-2 सीटें खाली रह गई है, 11th, 12th में भी कुछ सीटें खाली रह गई हैं। अलवर बस स्टैंड परिसर स्थित पार्क में गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती, साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा बैठकर शराब पी जाती है। इसके अलावा शराब की बोतलों सहित डिस्पोजल गिलास और नमकीन आदि के प्लास्टिक कचरे को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। वहीं वैर भरतपुर निवासी रविकांत ने बताया कि वह बैरोड से बीएड का पेपर देकर बस से अलवर पहुंचा था, लेकिन कुछ देर के लिए पार्क में आकर बैठे तो मदिरापान और गंदगी का दृश्य नजर आया। बस यहाँ पर मैं बस पकड़ने आया हूँ जाने के लिए, तो यहाँ पर पार्क में रुक गया था। यहाँ पर देखा तो काफी गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ पर शराबी लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ सर, बहुत सारा कचरा पड़ा है यहाँ पर, बदबू भी आ रही है यहाँ पर, ना बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पर और काफी गंदगी पड़ी है, इसलिए यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए ताकि यात्रियों के लिए बैठने के लिए सुविधा हो। हाँ, ये केंद्रीय बस स्टैंड है अलवर का, तो यहाँ पर साफ सफाई जरूरी है। कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 शातिर बाइक चोर पकड़े हैं। इनमें शौकीन, अभिषेक और वसीम शामिल हैं। ASI हितेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों ने गंगा मंदिर के सामने से एक बाइक चुराई थी। इससे पूर्व कई वाहन पार कर चुके हैं। दिनांक 6/6/2024 को गंगा मंदिर के पास दिल्ली दरवाजा से एक बाइक चुराई थी। उस दिन इन आरोपियों ने और भी कुल 4 वारदातें की थी इस वारदात के साथ में। इनमें पृथक मुकदमे पंजीबद्ध हुए, 3 मुकदमे अपने कोतवाली थाना में, 1 अरावली विहार में। इनसे प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से फिल्म प्रमाणित पाया गया। प्रकरण का जो माल था इनसे बरामद किया गया, अनुसंधान किया गया। क्या क्या माल बरामद किया है? मोटरसाइकिल। कितनी गाड़ियां चुराई थी इन्होंने? इस मुकदमे में तो एक बाइक थी, वो चुराई थी, और भी एक इको गाड़ी थी, एक टेम्पो था, एक अरावली की गाड़ी। क्या कुछ आपकी वो है? क्या अपराधी तो है ही, रेगुलर एक दिन में 4 बार जाती है। तो क्या क्या नाम है? तीनों नाम है इनके। एक का नाम है शौकीन उर्फ गुर्री उर्फ काना उर्फ डब्बू, फादर्स नेम अयूब खान, नाई मुसलमान। और ये चारों मुलजिम 3 अरेस्ट हो गए, एक अवांछित है। तीनों पिनंगवा हरियाणा के रहने वाले। वहीं मोहल्ला हजूरी गेट निवासी विवेकानंद शर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने पर वाहन चोरियां कम हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये पहले स्कूल हुआ करती थी, अब ये स्कूल बंद होने के बाद इसमें एक अड्डा टाइप बन गया। इसमें सारे तो नशेड़ी बैठते हैं आए दिन बार के आके। और ये तीसरी वारदात है जो आज मोटरसाइकिल चोरी हुई है। इसमें चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे पहले एक स्कूटी हुई थी, इससे पहले एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना है कि यहाँ पे एक हमारे मोहल्ले में गश्त बढ़ाई जाए, या फिर इस स्कूल को गिराकर इसमें कोई नया भवन बनाया जाए। ये कौन सी स्कूल है? ये हजूरी गेट स्कूल है, पुरानी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्कूल थी, अभी फिलहाल बंद कर दी।
जिले के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला जज हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा 13 जुलाई को लोक अदालतें लगाई जाएंगी। प्राधिकरण की कार्यवाहक सचिव स्वाति राव ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें जिला जज हरेंद्र सिंह द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों में नियमित रूप से प्री काउंसलिंग, सुलह वार्ता और डोर स्टेप काउंसलिंग के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस साल 17 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का भरमेला आयोजित होगा। वहीं जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, एसपी आनंद शर्मा और अन्य अधिकारियों ने सुभाष चौक और रूबास जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि आयोजन को लेकर जिला स्तरीय मीटिंग भी बुलाई गई। इसमें नगर निगम, यूआईटी, पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बिजली के तारों को ऊपर करवाने, रथ के साथ एम्बुलेंस की मौजूदगी, मेला परिसर में जन सुविधा और साफ सफाई आदि के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रसिद्ध मेला है जगन्नाथ का, जो 14 से 19 तक का पूरा कार्यक्रम रहेगा और बड़ा आयोजन होता है, तो इसीलिए पूरी जो है टीम के साथ पहले मीटिंग करी गई और फिर उसके बाद विज़िट करी गई। जो रूट के अंदर इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए, चाहे वो बिजली को लेके हो या साफ़ सफाई को लेके हो, और माइन्यूटली जो है देखा गया पूरी टीम के साथ। तो कोशिश यही है कि बारिश का मौसम भी है, उससे भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो कोशिश की जा रही है कि जो है आयोजन बिल्कुल एरर फ्री रहे और लोगों को जो है कोई असुविधा ना हो इस तरह से। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम मुरैना में जमीन को लेकर संघर्ष में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल के परिजन मम्मन खान ने बताया कि बारिश में पड़ोसी की जमीन की डोल टूट गई थी, तो उन्होंने उसे दुरुस्त कर दिया था, लेकिन इसी बात को लेकर उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में जाहिद, फरीदा, रहमू, भुट्टा, मेमुना और फकरू घायल हो गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। पूरी घटना ये थी सर, वहाँ कोई लड़ाई, उसका भाई आगार वो तो ये करा, और भी गांव का था, सभी ने नुका कोई गलत नहीं है, उसको बुला रहा नुका आजा यहाँ, कोई झगड़े कोई वो सही है ये। वो तो एकदम से आया और आते ही मन गया और कुछ नहीं किया उन्होंने। वो थे चांद सिंह था, उसका दोनों लड़के थे, महबूब था, 3 लड़के थे उसके, चांदमल के लड़के थे, और उसका बड़ा भाई था वहाँ रहमान। झगड़ा उस डोल पे ही हुआ। क्या बात हुई डोल पे? डोल पे कुछ बात नहीं हुई, वो बारिश में से पहले ही बांधी, अब तो कुछ डोल वोल भी नहीं थी, उसका ही वो बहाना लगाया, उन्हें तो करना ही था। अलवर शहर में स्वर्ग रोड पर 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवारजनों ने ससुराल पक्ष वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता रमेश कुमार ने बताया कि वे कोटपुतली के गोपालपुर के रहने वाले हैं। उनकी बेटी नेहा की शादी 23 नवंबर 2023 को अलवर निवासी लोकेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की डिमांड की जाती थी, साथ ही नेहा को प्रताड़ित किया जाता था। 9 जुलाई को सूचना मिली कि उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उधर कोतवाली थाना पुलिस ने मृतका के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरी बच्ची यहाँ ब्याही है स्वर्ग रोड, वो परसों ही गई थी, मेरे भाई का पोता एक्सपायर हो गया था, वहाँ से आई थी, तब भी इन्होंने नालायक ने मेरे से 12,000 रुपये लेके आया था। लोकेश मेरी बच्ची को बार बार परेशान करते थे, पहले भी दिए मैंने, फिर मैं इनको तसल्ली करता रहा, भाई मैं ऐसा मत कर, यदि फिर भी तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ दे, मैं मेरी बच्ची का दूसरी जगह रिश्ता कर लूँगा। लेकिन सामाजिक लेवल में इसका मामा उमा जो भी इनके रिश्तेदार से दबाव लगा करके मना लेंगे, तो इस तरीके से मैंने भेज दिया उस बच्ची को। और मेरे को क्या पता ये बच्ची ऐसे कर देंगे। मेरी बच्ची के पास से फ़ोन छीन लिया गया, नहीं तो वो मुझे फ़ोन से तुरंत बताती थी, वो कोई भी बात होती थी बताती थी वो। लेकिन उसी रात मेरी बच्ची के पास फ़ोन खोज लिया, उससे 2 दिन पहले, और उस दिन इन्होंने अंजाम दे दिया। बाकी मेरी बच्ची फांसी नहीं खाया। आखिरी बार बच्ची से कब बात हुई? मेरी जी परसों ही बात हुई थी। परसों इस लोकेशन 12,000 रुपये लेके आया था। हाँ, 7 तारीख बच्ची का। नेहा कितनी उम्र थी? 20-22 साल के लगभग थी। कहाँ पे भी आएगी? यहीं है स्वर्ग रोड के पास। पति के नाम क्या है? लोकेश। क्या डिमांड करते थे वो लोग? एक मोटरसाइकिल की डिमांड थी, कुछ पैसे ऐंठने की बात थी। मैं उनको करीबन 60-70 रुपये दे चुका हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँ बताइए आप पैसे। अब बहुत पैसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए की मांग की, एक मोटरसाइकिल की मांग की थी। अब वो मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। आपकी मांग क्या है?
2031 की हमारी मांग तो ये है कि न्याय किया जाए हमारे साथ, हमें उन बच्चे के गुनहगार को सजा दी जाए। हमारी बच्ची के साथ उसका मर्डर किया गया है, फांसी नहीं लगाई उसको। राजर्षि महाविद्यालय में घोषित बीएससी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर अनेक विद्यार्थियों ने आक्रोश जताया है। साथ ही कहा है कि सिर्फ 10% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने प्रिंसिपल गोपीचंद पालीवाल को ज्ञापन सौंपा। उधर प्राचार्य ने जांच करवाकर समाधान का भरोसा दिलवाया। राजर्षि महाविद्यालय जो कि राजस्थान का एकमात्र स्वायत्त शासी महाविद्यालय है, उसमें आज हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट घोषित किया है। तो कुछ बच्चों को रिजल्ट को लेकर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको आशंकाएं थी कि हमारे कम नंबर आए हैं या पीएनएस लग गया है या टोटल में कुछ मिस्टेक हैं। तो उस संबंध में बच्चे हमारे महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी मुझसे संपर्क किया। उनकी सारी बात तसल्लीपूर्वक हमने सुनी, हमारी टीम ने सुनी और उनसे हमने ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों को कि आपकी जो भी समस्या है, अगर सब बच्चों की कॉमन समस्या है, सबकी समान समस्या है, तो एक कॉमन आवेदन कर दें, उसमें अपनी समस्या लिख दें, हम उसका यथासंभव समाधान करेंगे। और अगर किसी बच्चे की निजी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, तो उसकी अलग एप्लीकेशन ले रहे हैं और जो भी यथासंभव महाविद्यालय स्तर का हमारी सीक्रेसी से संबंधित जो भी समाधान होगा, यथासंभव उनका समाधान करेंगे। और हमारे यहाँ मेरी डिस्कस करने के बाद, बच्चों से बातचीत करने के बाद सब बच्चे यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं और उनकी जो भी समस्या है उनके लिए हम आवेदन ले रहे हैं और यथासंभव उनका उचित समाधान करेंगे। वहीं छात्र नेता अंकित गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आरआर कॉलेज का मामला है, कॉलेज प्रशासन सब सोया हुआ है, कुछ काम नहीं है इनको। कल रिजल्ट बिना सूचना के घोषित रिजल्ट कर दिया 10:30 बजे रात को। कौन बच्चे 10:30 बजे रात को रिजल्ट देखेगा इनका? 90% बच्चे फेल हैं। जो बच्चे फेल नहीं होने चाहिए थे वो उनके बैक लगी है और जो बच्चे पास नहीं होने चाहिए थे वो पास हो गए बाई ग्रीस लगती है 6 नंबर की, सबके 6 नंबर ग्रीस लगी। जो बच्चे 1 नंबर की बैक लग रही है सब बच्चों के, कैसे क्या चल रहा है ये? और कॉलेज प्रशासन की गलती है ये सब कुछ। अब हम नारेबाजी करेंगे। अगर ये रिजल्ट रिवेल का रिजल्ट आएगा, अब दोबारा रिवेल के फॉर्म लगेंगे। अगर रिवेल के फॉर्म लगाएंगे तो ये बच्चे एक भी रिवेल का फॉर्म नहीं भरेगा, 3-3, 4-4 रुपये सब खा जाएंगे। ये रिवेल का फॉर्म लगेंगे, फ्री में फॉर्म लगेंगे। जब तक ये फ्री के फॉर्म नहीं भरवाएंगे बच्चों से। अलवर कृषि विभाग कार्यालय परिसर में पौधरोपण किया गया। इसमें कृषि विभाग, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधे लगाए। संयुक्त निदेशक पीसी मीणा और प्रयोगशाला प्रभारी सुरेंद्र पाल यादव एवं बंशीधर पलसानिया का भी भागीदारी रही। कृषि विभाग, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं बीज परीक्षण प्रयोगशाला अलवर के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा पौधरोपण का कार्य किया गया और प्रत्येक कार्मिक के द्वारा आज परिसर में एक पौधा लगाया गया है तथा जिन कर्मचारियों ने जो पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं लगाने वाले कार्मिक की रहेगी, जिसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार पानी देना या पौधों में कोई कीट या बीमारी का प्रकोप होता है तो उसके लिए समय समय पर दवाई डालना, ये देखभाल की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्मिक ने ली है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले टाइम में हम सब कर्मचारी मिलकर और पौधे भी इसमें लगाएंगे, जिससे कि हरित राजस्थान का जो हमारा सरकार का मोटो है वो सफल हो सके। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में शैडो कमेटी की एक बैठक का आयोजन हुआ। जूली ने बैठक में आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जनहित की योजनाओं को प्रदेश की पर्ची वाली सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं विपक्ष ने सत्तापक्ष सरकार की घेराबंदी करने के लिए शैडो कैबिनेट की बैठक बुलाई है। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। इसके लिए नए और ऊर्जावान विधायकों के साथ विशेष अनुभव रखने वाले कांग्रेस विधायकों के बीच महकमों का बंटवारा किया गया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया और विभिन्न योजनाओं पर तलवार लटकाने का काम कर रही है। जूली के अनुसार ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट सियासत का एक सफल प्रयोग रहा जो सत्ता पक्ष पर विपक्ष का अंकुश रखता है। वहीं शैडो कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, शांति धारीवाल, सचिन पायलट, हरीश चौधरी सहित कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो?
क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा मालाखेड़ा में 11 जुलाई को निकलेगी। मेला स्थल पर अब नगर पालिका की ओर से साफ सफाई शुरू करवा दी गई है। इसे लेकर एटीएल पर समाचार प्रसारित किया गया था। अब नगर पालिका अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर सफाई कर्मी भेजकर साफ सफाई करवाना शुरू कर दिया है। शिव कुमार शर्मा, लक्ष्मीचंद दीक्षित और अरविंद कुमार दीक्षित का कहना है कि 11 से लेकर 14 जुलाई तक यह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं जगदीश जी महाराज के प्राचीन पौराणिक मंदिर का रंगरोगन आदि कार्य पूरा हो गया है। 13 जुलाई की शाम विशाल मेला भरेगा और रात्रि को 11 बजे वरमाला महोत्सव होगा। विभिन्न झांकियों के साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा तुलसी राम जी की बगीचे तक पहुंचेगी। यह जानकारी जगदीश जी महाराज मंदिर के पुजारी अरविंद कुमार और हरिओम दीक्षित ने प्रदान की। देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अब की बार आषाढ़ शुक्ल पंचमी 11 जुलाई की है, तो कल 11 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा हमारे पैगेट स्थित जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर से प्रारंभ होगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई मेन बाजार, कटला मोहल्ला, बस स्टैंड होती हुई तुलसी राम जी की बगीची पर जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान जगन्नाथ जी जगदीश जी का रथ या मालाखेड़ा में 11 जुलाई को निकलेगा। उससे पहले संपूर्ण तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अभी भी कई जगह सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआवना नहीं किया, निरीक्षण नहीं किया, जिसके चलते अव्यवस्था का आलम्बन हुआ है। वहीं मंदिर मेला कमेटी की ओर से मंदिर पर साज सामान श्रृंगार की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। मालाखेड़ा के फूटी मंडी काली पहाड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास बापू आज 5वें दिन शिव सती विवाह की कथा सुनाई। कथा में भरतलाल यादव, अनीता यादव, मंदिर के महंत रामदास महाराज और जगदीश दास महाराज सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार की शाम महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि पांडुपोल हनुमान मंदिर में मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और नई दिल्ली आदि के भक्त शामिल हैं। साथ ही अलवर जिले में मालाखेड़ा नाहर शक्ति धाम से भी श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुँचते हैं। उधर पांडुपोल क्षेत्र में भी इंद्रदेव के मेहरबान होने पर भारी बारिश हुई। मार्ग में नदी नाले बहने के कारण श्रद्धालुओं को रास्ता बदलना भी पड़ा। श्रद्धालु गोविंद जोशी, राहुल सिंह, सतीश कुमार और सावन कुमार ने बताया कि कई वर्षों बाद पांडुपोल क्षेत्र में व्यापक बारिश हुई है। उधर इस मंदिर से आगे बूढ़े हनुमान जी का मंदिर क्षेत्र में भी व्यापक वर्षा का दौर चला। इस नजारे को लोगों ने काफी देर तक निहारा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली के पीएसओ सुरेंद्र कुमार की सड़क दुर्घटना में जख्मी होने के बाद 8 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनके शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना देने एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सुरेंद्र कुमार के गांव बंदीपुरा पहुंचे। साथ ही चित्र पर पुष्प अर्पित किए और सुरेंद्र के पिता अमित चंद को ढांढस बंधाया। इस दौरान मृतक सुरेंद्र कुमार के 5 वर्षीय पुत्र दक्ष द्वारा पिता के आगमन को लेकर अपने दादा से पूछे गए सवाल पर वे भावुक हो गए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, समाज सेवी मुकेश जूली, मालाखेड़ा पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, मंदोदरी देवी, मोहनलाल एवं मोहम्मद खान आदि मौजूद रहे। नांगल रटावत मिडिल स्कूल के परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में पौधरोपण संपन्न हुआ। संस्था प्रधान वकील खान के सानिध्य में यहां पौधे लगाए गए। साथ ही स्टाफ सदस्य हरी सैनी, वंदना, उषा मीणा, निशा यादव, सीमा सैनी एवं कुनिका व्यास का सहयोग रहा। विद्यार्थियों को भी 110 पौधे उनके आसपास लगाने के लिए वितरित किए गए।
जमालपुर के ग्राम मिर्जापुर स्कूल को अंग्रेजी माध्यम का बनाने के बाद भी इंग्लिश मीडियम के स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में नामांकन कम होता जा रहा है। इसे लेकर नाराज ग्रामीण स्कूल में पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। वहीं सूचना पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी रोहताश ओसवाल भी यहां पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की 3 शिक्षक लापरवाह बने हुए हैं। रमेश चंद और नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल में तत्काल स्टाफ नहीं लगाए जाने पर बच्चों की टीसी कटवाने की चेतावनी दी है। हमारी इंग्लिश मीडियम कर दी गई है स्कूल और किताबें आ गई हैं, स्टाफ अभी तक नहीं आया है, तो बच्चों को समस्या आ रही है क्योंकि इंग्लिश में बच्चे अभी तक जानते नहीं है पढ़ना और स्टाफ है नहीं। किताबें आगे बच्चा कैसे पढ़े, तो या में तो स्टाफ भेजा जाए या फिर वापसी हिंदी मीडियम करी जाए। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो या तो जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो जाए, नहीं हम कल धरना देंगे, स्कूल का गेट ताला लगाएंगे। कौन सा गाँव? मिर्जापुर की है। 120 बच्चा में 40 बच्चे रहे। 40 बच्चे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा उपखंड में लगता है। इन दिनों पोपाबाई का राज है। यहाँ पर तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई मुहैया हो, इसके लिए मिडिल स्कूल मिर्जापुर को अंग्रेजी माध्यम का करवाया था। लेकिन दुर्भाग्य भाजपा की सरकार बनी है और यहाँ पर स्टाफ अंग्रेजी माध्यम का नहीं लगाया है और विद्यालय में इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स भेज दिया गया है। अब इस कोर्स को पढ़ाने वाला वहाँ कौन है, यह भी एक सोचने समझने और प्रश्न का विषय है। इसको लेकर ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। मैं देखेंगे टीएल न्यूज। अकबरपुर में जोहड़ की ओर जाने वाले मार्ग में दोनों ओर नालियां नहीं होने की वजह से गंदगी का आलम बना हुआ है। यह मार्ग मूर्ति कॉलोनी से होते हुए जोहड़ की ओर जाता है। यहां सरकारी विद्यालय का खेल ग्राउंड भी है। लोगों ने ग्राम पंचायत से मार्ग के दोनों तरफ नालियां बनवाने की मांग की है। मानसून सीजन में देश और प्रदेश के नेशनल पार्क 3 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन सरिस्का नेशनल पार्क का बफर जोन पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। यहां पर्यटकों को 4 टाइगरों की साइटिंग हो रही है। इनमें ST-19 और उसके 3 शावक शामिल है। वाइल्ड लाइफर हिमांशु शर्मा ने सरिस्का बफर में सफारी कर इन्हें कैमरे में कैद किया है। सरिस्का नेशनल पार्क जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बंद हो जाता है। देश और प्रदेश भर के नेशनल पार्क मानसून सीजन में बंद हो जाते हैं। ऐसे में सरिस्का का जो बफर जोन है वो अभी पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सरिस्का के बफर जोन के अंदर डेली हमें टाइग्रेस और उसके कब्स की साइटिंग हो रही है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वन्य जीव प्रेमी और टूरिस्टों के लिए ये एक बहुत अच्छी सौगात है कि मानसून सीजन के अंदर बफर जोन के अंदर आकर वो टाइगर की साइटिंग कर सकते हैं। तो सरिस्का टूरिज्म के लिए, राजस्थान टूरिज्म के लिए ये एक बहुत अच्छे पल है कि मानसून के अंदर बफर जोन में टाइगर साइटिंग हो रही है। क्योंकि आज से पहले जो सरिस्का का कोर जोन हुआ करता था वहीं पर टूरिस्टों को टाइगर साइटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब बफर जोन के अंदर भी डेली टाइगर साइटिंग्स हो रही है, जो टूरिस्टों के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छी एक सौगात है। सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलावास और उमरैन में निरंतर पौधरोपण किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में सैकड़ों छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा इन्हें सुरक्षित रखने के लिए संकल्प लिया गया। अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए बच्चों को भी जागरूक बनाया गया है। इस मौके पर व्याख्याता प्रदीप जैन और व्याख्याता कविता शर्मा, शारीरिक शिक्षक तरुण सिंह भदौरिया एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर स्थित श्री मुरली मनोहर चतुर्भुज महाराज मंदिर में भंडारा आयोजित हुआ। क्षेत्र में अच्छी बारिश और खुशहाली के लिए 22वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ हो गया है। पूर्व सरपंच फतेहराम मीणा ने बताया कि भंडारा शुरू होने से पूर्व यज्ञाचार्य पंडित रामबाबू शर्मा ने पूर्ण आहुति दिलवाई। वहीं कथावाचक संत साईराम महाराज ने श्रद्धालुओं से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। उधर श्री नारायण भागवत कुंज आश्रम में श्रद्धालुओं ने यति दामोदर दास महाराज की 16वीं पुण्यतिथि आस्था के साथ मनाई। उन्होंने आश्रम में बनी यति महाराज की समाधि के समक्ष पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई। वहीं मंच का संचालन कैलाश चंद मीणा ने किया। आदर्श PSC जाट बैरोड पर चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर दीपेश पाराशर के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधरोपण किया गया। साथ ही डॉक्टर पाराशर ने स्वस्थ जीवन एवं मानवता के लिए पौधरोपण का महत्व बताया। इस दौरान 45 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में रमेश यशवंता, सुनीता, रिंकू मिस्त्री, CHO विकास यादव, अनिल, कैलाश चंद, संतरा और ईश्वर आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर महोदया की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान सभी चिकित्सा संस्थानों में चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाट भैरोड में जन सहयोग से
पंचायत ग्राम पंचायत के सहयोग से एवं ग्रामवासियों के सहयोग से स्टाफ ने लगभग 35-40 पेड़ों को आज लगाया है, जिसमें से छायादार, फलदार सभी तरह के पेड़ हैं और भविष्य में ये जल्दी बड़े होकर के यहाँ पे छाया देंगे, पक्षियों को आश्रय देंगे। साथ ही यहाँ पे आने वाले मरीजों को फल और औषधीय गुणों से युक्त छाल, उनके पत्ते आदि चीज़ें भी उपलब्ध हो पाएंगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रति वर्ष आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाट भैरोड में इसी प्रकार 25-30 पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि वर्षा के मौसम में बड़े हो सकते हैं, बड़े हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक भी पेड़ नहीं था, उसके बाद आज पूरे परिसर में कितने हरे भरे वृक्ष हो गए हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम सहित आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति आदि के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को 30 दिन की अवधि में ही निस्तारित करने की हिदायत भी दी है। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम की विभागवार समीक्षा कर वृक्षारोपण लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, सहायक निदेशक समाज कल्याण महेंद्र कुमार और कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल सहित अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ततारपुर पुलिस ने गो तस्करी के फरार आरोपी को पकड़ा है। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि आरोपी सनी सिंह डी के ग्राम घाट मीका का रहने वाला है। इसके अलावा एक अन्य शातिर पहाड़ी क्षेत्र के साहब खान को गिरफ्तार किया गया है। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने
बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। किशनगढ़ बास नगर पालिका के ग्राम बासड़ा स्थित वार्ड 20 में पेयजल संकट बना हुआ है। स्थानीय महिलाएं पार्षद सुनील सांवरिया के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के सामने पहुंची और प्रदर्शन किया। साथ ही उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को ज्ञापन सौंपा गया। पहली बरसात होते विभाग ने टैंकरों से की जा रही पानी की सप्लाई को भी बंद कर दिया है। ऐसे में भारी समस्या पैदा हो गई है। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा आधे वार्ड में, और ये जलदाय कौन सा वार्ड है? 20 नंबर। जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और हमारा SC का वार्ड पड़ता है, विवाद कर रहे हैं। जो पहले अभी 5-7 दिन पहले टैंकर आते, अब टैंकर भी बंद कर दिए। पानी की एक बूंद नहीं है 3 महीने से। क्या SC का वार्ड है तो वहाँ पानी नहीं जाएगा? या तो मेरी समस्या का समाधान नहीं, पूरे गांव के साथ में यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा। तो पानी बंद कर दिया 10-15 दिन से हमारा। पहले पानी आधे वार्ड में बढ़िया सप्लाई हो रही थी, 3 फेज मोटर है हमारे पास, MLA साहब ने करवाया था, बढ़िया सप्लाई थी किशनगढ़ नगर पालिका में मेरे वार्ड की। पर जब इसने वाटर बक्स के कर्मचारियों ने जब से चाबी लिए ने, वो समस्या सारी चौपट कर दी। पानी आ रहा था, पानी आता हुआ भी बंद कर दिया। पानी की वो सप्लाई है, वाटर सप्लाई पानी पर्याप्त है मेरा आधे वार्ड में पानी का। 3 महीना हमारे पानी आया होगा, 3 महीना से पानी ना आ रहा हमारे। नहीं आ रहा है? 3 महीना से पानी ना आ रहा साहब। और गर्मियों के मौसम में तो टैंकर से पानी आया कर तो। अच्छा। और बारिश होगी और बारिश की वजह से अब टैंकर भी खत्म कर दिए, टैंकर भी ना आ रहा और अब दर पानी के लिए भटक रहे। पानी के लिए कहाँ जाए? नौगावा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस विशेष अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल 2 मोबाइल जब्त किए हैं। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन, OLX और पेन पेंसिल बेचने आदि के फर्जी ऐड डालकर ठगी होती थी। इसके अलावा लोगों को नौकरी का झांसा दिया जाता था। पकड़ा गया युवक अंसार ग्राम खोड़ा करमाली का रहने वाला है। 9/7/2024 को श्रीमान महानिदेशक जयपुर एवं श्रीमान महानिरीक्षक जयपुर के निर्देशन में चलाए गए अभियान एंटी वायरस के तहत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर के निर्देशन में श्रीमान थानाधिकारी महोदय नौगामा श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के अपराध में अंसार सनोफ शौकत मीर निवासी खोड़ा करमाली को
गिरफ्तार कर एंटीवायरस के तहत कार्रवाई की गई। अंसार ऑनलाइन ठगी के लिए फर्जी आईडी बनाकर पेन पेंसिल का ऐड, फर्जी नंबर इसकी मोटरसाइकिलों का ऐड व नौकरी लगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करता था, जिसको कल दिनांक को एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। राजगढ़ क्षेत्र में प्लॉट की जमीन पर दो पक्षों में विवाद हो गया, साथ ही एक युवक से मारपीट की गई। पीड़ित नानक राम ने बताया कि वह वार्ड नंबर 1 का निवासी है। उसने सूरजभान से 2 महीने पहले एक प्लॉट खरीदा था और इस पर बाउंड्री करा रखा था। इसी बात को लेकर सूरजभान के परिजनों ने ऐतराज किया। इसके बाद जब युवक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो उस पर हमला कर दिया गया। साथ ही बच्चे का रुमाल से गला घोटने की कोशिश की गई। घायल को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मैं राजगढ़ का हूँ। राजगढ़ वार्ड नंबर 1 है, लीलगढ़ की कोठी है, रेलवे स्टेशन के पास में रहता हूँ। मैं सूरजभान जी वकील जी से आज उन्होंने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्लॉट मैंने 180 मीटर लिया था। उसकी मेरे पास रजिस्ट्री है, कोर्ट से रजिस्ट्री मिली हुई है मुझे। उस रजिस्ट्री पे मैं कुछ रहने के लिए बाउंड्री करने के लिए हुआ तो हमारे पड़ोसी जो हैं पहले के, उन्होंने कि इधर से नहीं करेंगे आप। मैंने कि भाई हम क्यों क्योंकि मेरी ज़मीन है। अगर हमारे पहले पानी जाता था, सब पानी तुम्हारे जाता था तो उसको प्लॉटिंग तो बिक चुकी है, तुम्हारा क्या अधिकार है इसमें। मैंने दूसरे से लिए, आपकी ज़मीन नहीं ली। उसने मुझे रजिस्ट्री कराई हुई है, उसके दावे से कोर्ट की रजिस्ट्री है मेरे पास। मैंने तो पैसे काटे हैं। वो डीलर कह देगा अगर भाई तेरी कम बनती है तो मेरे रजिस्ट्री के पैसे वापसी दे देगा भले। तो नहीं माने, न डीलर की माना न हमारी माना। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था तो पीछे से 1.5 साल का बच्चा था, उसका रुमाल से गला घोट के, और हम 6 हैं और वो थे करीब 25 आदमी थे और 15-20 लेडीज़ थी। उन्होंने सबने बिल्डिंग के 4 मेज के गेट के हमारे को धोखा से मारपीट के लिए तैयार हो गए। सुबह मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे से और 7:30 बजे तक के हुए थे। नहीं कि एक के हाथ में टाँचा था, दो तीनों के हाथ में चक्कू थे। वो तो चारों मेरे को थे, लेडीजन के हाथ में भी थे। वो लोग हैं, लोग परिवार के थे। क्या नाम है? कैलाश नाम था, सुरेश नाम था, बाबुल नाम था, नैंचा राम था, छोटे लाल था, गुलाब था और बाकी के छोटे मोटे पूरण था, किशोर था, अजय, खेमो, राहुलो, वेद प्रकाश था। कितने लोग थे? करीब 50 लोग थे, सभी पूरे परिवार के। बच्चे का? ये बच्चे का गला घोटा था कैलाश ने। आपके बच्चे का? हाँ, मेरे बच्चे 1.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है। एक बच्चा है जी। बच्चे कैसे बेटे? बच्चे के मैंने छुड़वाया था ना, जब उसको छुड़वाया था तो उसने पीछे से मेरे वार किए, पीछे से वार किए। सामने वो थे, टाँचा था, एक हाथ से मैंने टाँचा पकड़ा, टाँचा को बचाया, टाँचे से मैं बचा। जब उसको बचाया था तो पीछे से मेरे 5 जनों ने 6-7 लाठी नापर दी थी। उसमें मेरे से अस्पताल में भर्ती कराया आपको? राजगढ़ अस्पताल में गया था और राजगढ़ अस्पताल में रेफर मुझे कर दिया। राजगढ़ थाना अंतर्गत डीगवाड़ में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक जीप ड्राइवर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पीड़ित के परिजन रोहित सिंह ने बताया कि घटना के दौरान प्रताप सिंह नरूका अलवर से सवारियों को छोड़कर अपने गांव भाकरी जा रहा था। मार्ग में कुछ लोगों ने उसे रोका और पिटाई कर डाली। पिछले दिनों किसी बात को लेकर दोनों पक्षों की आपसी कहासुनी मोबाइल पर हुई थी। इसी रंजिश को लेकर यह हमला हुआ है। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी है। घायल का नाम प्रताप सिंह नरूका है। ये जीप ड्राइवर हैं, गांव भाकरी के निवासी हैं। ये अलवर से स्टाफ छोड़ के जा रहे थे। ग्राम डिगावड़ा में 5-6 लोगों ने गाड़ी रोक के इन रोड से हमला कर दिया। दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए और हाथ तोड़ दिया। पहले से कोई फ़ोन पे गाली गलौज कर रहे थे इनसे, बस इस बात पे। कौन लोग है वो? काना मीणा, संदीप मीणा और विष्णु से
आशीष 2 अज्ञात है, जानता हूँ। किसी से लग गए इनके ऊपर? रोड से, लोहे की रोड से। हाँ। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये डिगावड़ा गांव पे। खैरतल शहर के मातो रोड स्थित प्रेसिडेंसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि अलवर जिला अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा रहे। उन्होंने 11 फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। साथ ही कहा कि पेड़ प्रकृति के अनुपम देन है। इस मौके पर संस्था प्रधान राजपाल यादव, पत्रकार मनीष शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक वशिष्ठ, सीमा कालरा, भावना गुप्ता, एकता गुप्ता, जावेद खान और राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे को नगर पालिका घोषित किया गया है। इस पर बानसूर के विधायक देव सिंह शेखावत ने आभार व्यक्त करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकास के लिए शानदार बजट पेश किया है। राजस्थान सरकार के आज प्रस्तुत बजट में मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर में नगर पालिका घोषित करने पर मैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का और हमारे स्वायत्त शासन मंत्री झाबर जी खर्रा साहब का, मेरे बानसूर विधानसभा की 36 कौम के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मानसून में आए बजट में अलवर के पेयजल प्रोजेक्ट्स के लिए हुई धन की बारिश। चंबल परियोजना पर 5,374 करोड़ और सिलिसिड से पानी लाने के लिए 23.5 करोड़ के हुए प्रावधान। वहीं मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई सामने। एटीएल के मुद्दा उठाने के बाद जयसमंद की पक्की नहर के लिए 40 करोड़ हुए मंजूर। पानी की बर्बादी रोक जयसमंद भरने में मिलेगी मदद। 8 साल पहले मृत वृद्ध के नाम पर फर्जीवाड़ा कर बेची जमीन। चांदोली गांव के परिवादी ने करवाई एफआईआर। और इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी मीणा की तारीफ के पुल बांध रहे हैं कांग्रेसी नेता। डोटासरा के बाद अब जितेंद्र सिंह ने बताया स्पष्टवादी और निर्भीक नेता। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।